कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर बदलने पर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं चेंज होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ली टेटलियस प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे बोर्ड का एग्जामिनेशन हो। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को समझना होगा। इसके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन। पहला टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केसी वर्सेस कंसंट्रेशन। तो पहला ग्राफ देखें कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, concentration on the y-axis and progress of the reaction, or you can see the time on the x-axis. A की कंसंट्रेशन ये है और B की कंसंट्रेशन 0 है। धीरे धीरे एक कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी और B की बढ़ती जाएगी और एक स्टेज ऐसी आएगी कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के समय इसकी कंसंट्रेशन A इक्विलिब्रियम एंड B की कंसंट्रेशन B इक्विलिब्रियम होगी। दिस इज अ रेफरेंस लाइन। ए की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी बी की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि K इज लेस देन 1, दैट मींस B इज लेस देन A। देयरफॉर ग्राफ विल बी ऑब्टेन इन दिस मैनर। सेकंड ग्राफ, सपोज कर लीजिए यही रिएक्शन है और K की वैल्यू 1 है। कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगी A की और B की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और एक स्टेज ऐसे आएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ A and concentration B बराबर हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पे। This is the point of equilibrium where the equilibrium concentration of A is equal to equilibrium concentration of the B when the K is equal to 1, or you can say Kc is equal to 1. Third case is the Kc is greater than 1. Then B concentration of the B will be greater than A at equilibrium. तो देखिए यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगी और एक स्टेज आएगा कांस्टेंट हो जाएगी और B की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और एक स्टेज पर इसकी भी कांस्टेंट हो जाएगी। इसके बाद देखिए कंसंट्रेशन नहीं बदल रही है। दिस इज अ रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन के ऊपर है B कंसंट्रेशन। इसके मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन द K इज ग्रेटर देन 1. लेट अस सी what will be the graph of n2 plus 3s2 is equal to twice rs3 at equilibrium. देखिए n2 का स्टार्टिंग में 1 मोल लिया, इसका 3 मोल लिया और इसके इक्विलिब्रियम पे 2 मोल बने। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन की 3 मोल है, इट्स कंसंट्रेशन विल बी मोर और एक स्टेज आएगी इसकी कांस्टेंट हो जाएगी कंसंट्रेशन। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कम होगी तो नीचे शुरू होगा ग्राफ, दिस इज कंसंट्रेशन and this is time। अमोनिया की in the beginning concentration 0 होगी और धीरे धीरे बढ़ेगी। तो this will be NH3 and this will be hydrogen and this is for nitrogen, and here after this point this is an equilibrium। इसके बाद कंसंट्रेशन इसकी बदलेंगे नहीं, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। अब देखते हैं रेट और टाइम के बीच ग्राफ। एक रिएक्शन है A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। स्टार्टिंग में A और B की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, इसलिए रेट उसका बहुत ज्यादा होगा और धीरे धीरे उसका रेट कम होगा। C और D बनेगा, जैसे जैसे बनेगा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, उसका रेट बढ़ता जाएगा और एक स्टेज ऐसे आएगी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर रेट का ग्राफ प्लॉट करें वर्सेस टाइम, एक टाइम ऐसा आएगा ये इक्विलिब्रियम है, ये rate of forward reaction and rate of backward reaction, and this is the location, the position of the equilibrium। इसी को हम equilibrium कहते हैं। equilibrium पर rate of the forward reaction is equal to rate of backward reaction। next topic is the Lee-Tetley's principle, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रत्येक एग्जाम में, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, एक क्वेश्चन आता है। तो इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है और बहुत ही सरल भाषा में आपको हम बताएंगे। जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन तो अपनी जगह पे है, उसको डेफिनेशन को बहुत ही सरल भाषा में आप समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले तो मैं डेफिनेशन बता दूं आपको कि देखिए होता क्या है, जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो उसमें इक्विलिब्रियम अटेन होता है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उस समय उसके रेट और कॉन्सेंट्रेशन सब फिक्स हो जाते हैं
और K की वैल्यू फिक्स हो जाती है। यदि रिएक्शन के इक्विलिब्रियम की स्थिति में आप उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें by changing the concentration of the reactant or changing the temperature of the system or changing the pressure of the system, तो उसका इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में लगाया गया प्रभाव खत्म हो। उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने का मतलब उस डायरेक्शन में रिएक्शन होने लगेगी जिस डायरेक्शन में लगाया गया प्रभाव खत्म हो। तो इसको डिफाइन इसी प्रकार से करा गया है, when a system at equilibrium is subjected to the change of concentration, temperature or the pressure, then its equilibrium gets shifted in that direction in which imposed effect is neutralized or nullified। यही कहें कि यदि किसी रिएक्शन की साम्यावस्था में कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर में बदलाव करके परिवर्तन करने का प्रयास किया जाए तो रिएक्शन उस दिशा में होगी जिस दिशा में लगाया गया प्रभाव खत्म हो, समाप्त हो। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट अस कंसीडर दिस रिएक्शन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ली-टेटलियस प्रिंसिपल। A plus B is equal to C plus D, say this reaction is at equilibrium। Suppose कर लीजिए at equilibrium the concentration of the reactants are increased, what will happen? उसकी concentration कम होना चाहिए। कम कैसे होगी कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके C और D बनाए, यानी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होने का मतलब कि C और D और बनने लगेंगे। इसी प्रकार इसका उल्टा कर दें, अगर A और B की कंसंट्रेशन कम कर दें या किसी एक कम कर दें तो ये वापस A की कंसंट्रेशन अपनी ओरिजिनल कंसंट्रेशन को प्राप्त करना चाहेगा। ये कैसे प्राप्त होगा कि C D मिलकर AD बनाने लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगी। दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। दूसरा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए हमको देखना पड़ेगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज evolved, whereas endothermic reactions are those reactions in which heat is absorbed। वैसी रिएक्शन जिसमें ऊष्मा निकले वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जिसमें रिएक्शन के लिए ऊष्मा देना पड़े वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लिखने का तरीका ये है कि प्लस हीट लगा दीजिए प्रोडक्ट साइड में, ऐसे लिखिए, अथवा डेल्टा H इज इक्वल टू निगेटिव, यानी जो भी हीट ऑफ रिएक्शन होगी दैट विल बी निगेटिव। एंड दिस इज हाउ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम। दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट मींस when A and B reacts to form C and D and heat is also involved, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो हीट इवॉल्व होगी और बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो हीट एब्जॉर्ब होगी। अगर इस सिस्टम में अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगी, क्योंकि बढ़ा हुआ टेम्परेचर जब बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो हीट एब्जॉर्ब होगी, बढ़ी हुई हीट एब्जॉर्ब होगी और इक्विलिब्रियम वापस एस्टेब्लिश होगा। इसी प्रकार अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग A प्लस B प्लस हीट इज इक्वल टू C प्लस D लिखते। When the temperature of endothermic reaction is increased, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बढ़ी हुई हीट एब्जॉर्ब होके खत्म होना चाहेगी। ये तभी संभव है जब ए बी रिएक्ट करके सी डी बनाए और हीट एब्जॉर्ब हो। दैट मींस एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय द लो टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि रिएक्शन के दौरान नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। एक एग्जांपल लिया हमने N2 + 3H2 = 2 NH3 का। इसमें देखिए टोटल आपके 4 मोल्स थे, यहां आपके 2 मोल्स हैं, अर्थात N2 + 3H2 जब रिएक्ट करेंगे तो 4 मोल से 2 मोल अमोनिया बनेगी, यानी प्रेशर ऑन द प्रोडक्ट साइड विल बी लेसर देन द प्रेशर ऑन द रिएक्टेंट साइड। यानी जैसे ही फॉरवर्ड रिएक्शन होती है तो प्रेशर कम होता है, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, प्रेशर कम होगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स।
इक्विलिब्रियम को आपने डिस्टर्ब किया प्रेशर बढ़ाकर, तो प्रेशर कम होना चाहेगा। प्रेशर कम कैसे होगा? रिएक्शन उस डायरेक्शन में होने लगेगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम बन रहे हो, यानी कि हाई प्रेशर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इसी प्रकार इसका रिवर्स होगा, अगर यहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हो तो लो प्रेशर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर नंबर ऑफ मोल्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इक्विलिब्रियम पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस I2 इज इक्वल टू ट्वाइस HI। इसमें अगर हम प्रेशर की बात करें एट इक्विलिब्रियम, इफ द प्रेशर इज इंक्रीज और डिक्रीज, there will not be any effect of the pressure on the equilibrium on this reaction, because there are 2 moles of the reactants and 2 moles of the products. There is no change in the volume or no change in the number of moles, therefore there won't be any effect of the pressure on the equilibrium. इस प्रकार से हमने ली-टेटलियर्स प्रिंसिपल कंप्लीट किया और ये देखा कि इक्विलिब्रियम कैसे प्रभावित होता है कंसंट्रेशन से, टेम्परेचर से और प्रेशर से। अब इसके अतिरिक्त 2 और इफेक्ट हम लोग स्टडी करेंगे। एक है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड दूसरा है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। तो पहला है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और उसमें कैटलिस्ट डाल दिया जाए तो उसका इक्विलिब्रियम प्रभावित नहीं होता। हाउएवर इट हैस्टन द अटेनमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम, अर्थात अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो कैटलिस्ट डालने पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़कर इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, ये आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और यहां पर इक्विलिब्रियम इस टाइम पर इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। दिस इज विदाउट कैटलिस्ट। और अगर कैटलिस्ट डाल दें तो इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है। यहां पर देखिए इक्विलिब्रियम इस टाइम पर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। दिस इज विथ कैटलिस्ट एंड दिस इज विदाउट कैटलिस्ट। दैट्स ऑल। नाउ द नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम। इसका इफेक्ट हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे पढ़ेंगे। इफ द इनर्ट गैस is added at constant volume, then there will not be any effect on the equilibrium, because the concentration of the reactant and the product by the introduction of the inert gas will not change, and therefore equilibrium will not change. Now the next is the effect of inert gas at constant pressure. Constant pressure पर inert gas मिलाने से वॉल्यूम सिस्टम का बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन कम होती है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। इस प्रकार से इनर्ट गैस मिलाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में होने लगती है जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हों, अर्थात प्रेशर बढ़ रहा हो। मोर द नंबर ऑफ मोल्स मोर विल द प्रेशर, क्योंकि इनर्ट गैस मिलाने से वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, और प्रेशर कम प्रेशर को उसी स्तर पर लाने के लिए रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड में बढ़ रहे होंगे उसमें एडिशन ऑफ इनर्ट गैस विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे होंगे तो इनर्ट गैस मिलाने से दैट रिएक्शन विल नॉट बी फेवर्ड, बल्कि रिवर्स और बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड। प्रोडक्ट डिसोसिएट होने लगेगा और रिएक्टेंट बनाएगा। दिस कंप्लीट्स योर इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए हमारे पर रिलेशन ये है, log of K2 upon K1 is equal to delta H naught divided by 2.303 times R multiplied by 1 upon T1 minus 1 upon T2. यहाँ पर K1 and K2 are the equilibrium constant at temperature T1 and T2, and delta H naught is then standard enthalpy change which is constant at the constant temperature, and R is the universal gas constant as you know. यहाँ पर 3 केसेस हैं। If delta H is 0,
दिस विल इम्प्लाई दैट K2 विल बी ग्रेटर देन K1। इसी प्रकार अगर डेल्टा H नॉट लेस देन 0 है तो रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक एंड K2 will be less than K1. If delta H naught is equal to 0, then K1 will be equal to K2. इस एक्सप्रेशन में सीधे सीधे आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसलिए आपको ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। अब आते हैं रिएक्शन कोसेंट, जिसके आधार पर हम प्रेडिक्ट करेंगे कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी। सपोज दिस इज द रिएक्शन A plus B is equal to C plus D एंड इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc is equal to C concentration D concentration divided by A concentration into B concentration. As all of you know, तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर QC का एक्सप्रेशन क्या होता है? QC का एक्सप्रेशन बिल्कुल वही होता है जो Kc का होता है, अर्थात Kc is equal to C concentration multiplied by the D concentration divided by the A concentration and multiplied by the B concentration. There is no difference between the expression of the Kc and QC. अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो कंसेंट्रेशंस होगी रिएक्टेंट में प्रोडक्ट की वह इक्विलिब्रियम पे होंगी, परंतु यहां पर जो कंसंट्रेशन होगी क्यूसी की एक्सप्रेशन पे वो इक्विलिब्रियम के अलावा किसी अन्य स्थिति में होंगी, अर्थात क्यूसी कैन बी ग्रेटर देन 1, क्यूसी कैन बी लेसर देन 1 एंड क्यूसी कैन बी इक्वल टू 1। तीन हमारे पास स्थितियां हैं। अगर क्यूसी केसी से कम होगा तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी अर्थात प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी ताकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। इसका मतलब QC इज लेस देन KC, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी प्रकार इफ QC इज ग्रेटर देन KC, देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इफ QC इज इक्वल टू KC, देन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो इस प्रकार से अगर QC की वैल्यू KC से कम है तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ QC इज मोर देन द KC, then reaction will proceed in the backward direction. If QC is equal to KC, then the reaction is at equilibrium. इस प्रकार से केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। This was the fifth lecture in the series of the chemical equilibrium, and don't forget to watch the sixth lecture and the seventh lectures or the upcoming lectures in which we will be solving the numerical of this chapter. और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए इस चैप्टर आपको कैसा लगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसका रिप्लाई भी आपको मिलेगा। थैंक यू।